अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स एंड डीमेंशिया। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे इसके कि आपने याद रखना है कि डीजेनरेशन मींस के ब्रेन के अंदर डीजेनरेशन हो जाएगी, मींस दैट द लॉस ऑफ न्यूरॉन्स हो जाएंगे विद इन द ग्रे मैटर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्यों होता है ये, इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है वो मिसफोल्डेड या ख़राब हो गई होती है और वो प्रोटीन जो होती है वो एक जगह डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। आप खुद सोचें कि न्यूरॉन्स के अंदर जो हैं वो जब एबनॉर्मल प्रोटीन्स डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर तो ये कॉर्टेक्स के अंदर डीजेनरेशन होती है इन प्रोटीन्स की वजह से, ठीक है, जमा होने की वजह से, तो उसको उसकी वजह से डिमेंशिया होता है पेशेंट को। और अगर ब्रेन स्टेम के अंदर जो है प्रोटीन्स एक्यूमुलेट होती हैं या बेसल गैंग्लिया के अंदर होती हैं, तो वहाँ पे अगर डीजेनरेशन होती है बेसल गैंग्लिया के अंदर या ब्रेन स्टेम के अंदर, तो उसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। तो ये याद रखना है इस फिगर से कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या होगा, अगर वहाँ पे डीजेनरेशन होगी तो डिमेंशिया होगा, और अगर ब्रेन स्टेम एंड बेसल गैंग्लिया के अंदर होगा तो मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द अल्जाइमर्स डिजीज़, जो कि इंपॉर्टेंट है, रॉबिन से भी हमने करना है इसको। अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती है, इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि कॉर्टेक्स की डीजेनरेशन होगी, और कॉर्टेक्स की डीजेनरेशन अभी हमने देखा कि क्या होगा कि अगर कॉर्टेक्स की डीजेनरेशन होती है तो उसकी वजह से डिमेंशिया होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं इसमें कि डिमेंशिया है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगी। पहले उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग टर्म मेमोरी भी लॉस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और प्रोग्रेसिवली उसकी डिसओरिएंटेशन हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो मोटर स्किल्स होंगी, लैंग्वेज होगी, वो भी लॉस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा उसके बिहेवियर एंड पर्सनालिटी में डिसऑर्डर आएगा। ऑब्वियसली सारा हमारा कॉर्टेक्स ख़राब होता जा रहा है, एंड यू नाउ दैट कि वो फ्रंटल भी है, टेम्पोरल भी है, पैराइटल भी है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जब कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा तो उसके मुताबिक जो है वो उसके सिम्टम्स आएंगे ना। फ्रंटल कॉर्टेक्स ख़राब होगा तो बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट जो है वो म्यूट हो जाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, मतलब कि उसका टेम्पोरल कॉर्टेक्स भी ख़राब होगा तो ऑब्वियसली वो बोल भी नहीं सकेगा कुछ। ठीक है, तो म्यूट हो जाएगा और बेड रिडन हो जाएगा, बिकॉज उसके मसल्स भी काम नहीं करेंगे, सारा कॉर्टेक्स ख़राब हो गया उसका। और अल्टीमेटली जो है इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है पेशेंट की। ठीक है, अब जो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं वो शुरू में अर्ली डिजीज़ में नहीं नज़र आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्किंसंस डिजीज़ आगे हम देखेंगे, उसमें क्या होता है कि हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट साथ साथ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पार्किंसन होता है पेशेंट को, साथ ही उसकी जो है वो मतलब उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है अल्जाइमर्स में कि उसकी शुरू में उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स जो है वो नज़र नहीं आते, शो नहीं होते। ठीक है, और फिर मोस्ट केसेस में बता रहे हैं कि स्पोरेडिक होता है। ठीक है, और बूढ़े लोगों में ये ज़्यादा हमें नज़र आता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है तो इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। हर जो है 60 ईयर्स का अगर बंदा है तो हर 5 साल के बाद जो है इसका इंसिडेंस डबल होता जाएगा, कि रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि अलील जो है एपोलिपोप्रोटीन ई, ठीक है, अगर उसकी E4 अलील होती है तो उसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है, और अगर E2 अलील होती है तो उसका रिस्क कम होता है। ठीक है, तो ये पेशेंट्स में वेरी करता है, जिसके अंदर E4 की अलील होती है उनके अंदर अल्जाइमर्स डिजीज़ का चांस होता है। ठीक है, एक तो बूढ़ा बंदा है, ऊपर से जो है ना उसकी अलील भी ये वाली हो, ठीक है, तो फिर अल्जाइमर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको ऐसे याद रखें कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो 4 का रिस्क जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, दैन उन्होंने बताया हुआ कि अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बूढ़े लोगों में ही हो। तो अर्ली ऑनसेट कब होगा, ऑब्वियसली फेमिलियल केसेस होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्री सेनेलिन 1 और प्री सेनेलिन 2 की म्यूटेशंस होती हैं, बच्चों के अंदर इनहेरिटेड होती हैं। इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, डाउन सिंड्रोम जब हमने देखा था नियोप्लेजिया के चैप्टर में, तो उसमें हमने देखा था कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनको रिस्क होता है कि 40 ईयर्स में जाके उनको जो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है एज अ कॉम्प्लिकेशन केस जो है हो सकता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि ऑब्वियसली जो डाउन सिंड्रोम होता है ना, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ना, जिसपे डाउन सिंड्रोम का केस आता है, तो एक्चुअली जो अल्जाइमर्स डिजीज़ की जो हमारी जीन्स होती हैं वो एक्चुअली उसी क्रोमोसोम पे होती हैं, 21 पे ही। ठीक है, तो अगर डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है उसकी 21 क्रोमोसोम जो है वो एक्चुअली ज़्यादा हो जाते हैं ना, 3 हो जाते हैं।
मतलब वो नॉर्मल से 3 हो जाते हैं, 2 होते हैं ना नॉर्मली, तो वो 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब वो जो अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ की जीन है वो 3 क्रोमोसोम्स पे आ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर रिस्क होता है ऑफ द अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है कि एज़ यू कैन सी हेयर, इसमें क्या होता है कि गायराई जो होते हैं ना, ये जो मोटे मोटे एरियाज़ हैं ब्रेन के, ठीक है, ये जो होते हैं ये नैरो हो जाते हैं और उसके दरमियान में जो सल्कस होते हैं ना, वो जो है ना वो वाइड हो जाते हैं, ठीक है। गायराई जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, सल्काई जो होते हैं वो वाइड हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। तो इस तरह से पेशेंट के अंदर आता है ड्यू टू द ब्रेन एट्रोफी ऑब्वियसली हो रही है, कॉर्टेक्स डीजनरेशन होती है, तो इस वजह से उसका ब्रेन इस तरह से अपेयर होता है। इसके अलावा क्या होता है, नॉर्मली क्या हो रहा होता है, अल्फ़ा सेक्रेटेज जो होता है वो काटता है हमारी एपीपी को, ठीक है, जो कि होती है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, अल्फ़ा क्लीवेज होती है और वो जो है ना प्रोटीन टूट जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है अल्ज़ाइमर्स में कि बीटा सेक्रेटेज जो होता है ना वो क्लीव कर देता है, बीटा क्लीवेज कर देता है इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से ए बीटा एमाइलॉइड डिपॉजिट्स बन जाते हैं। ये प्रोटीन्स जो होती हैं फिर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और जो हैं बना देती हैं क्या, न्यूराइटिक प्लेक्स। न्यूराइटिक प्लेक्स क्या होते हैं, इसमें एल ए बीटा एमाइलॉइड के डिपॉजिट्स होते हैं और साथ में क्या होता है, न्यूराइटिक प्रोसेसेस जो होते हैं ना न्यूरॉन्स के, उन इंटेंगल्ड हो गए होते हैं, ठीक है, इंटेंगल्ड हो गए होते हैं। तो ये जो है डिपॉजिट हो जाते हैं अराउंड द वेजल्स, ठीक है। अब खुद सोचेंगे वेजल्स के इर्द गिर्द ये डिपॉजिट्स हो जाएँ तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेमरेज का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें नज़र आती है वो होते हैं फिब्रिलरी टेंगल्स, ठीक है। पहले क्या आते हैं, न्यूराइटिक प्लेक्स है जिसमें अल्फ़ा ए बीटा एमाइलॉइड और इंटेंगल जो है ना न्यूराइटिक प्रोसेसेस थे। अब दूसरे होते हैं हमारे टेंगल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंट्रासेलुलर होते हैं ये, ठीक है, सेल के अंदर होते हैं। न्यूराइटिक प्लेक्स कहाँ थे, सेल के बाहर थे, ये कहाँ पे हैं, सेल के अंदर हैं, ठीक है। और फाइबर्स एग्रीगेट हो जाते हैं और हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टॉप प्रोटीन बना देते हैं। अब देखें नॉर्मली यहाँ पे देखें, इससे आपको समझ आएगी कि नॉर्मली टॉप प्रोटीन जो होती है ना ये इस तरह से बनती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये, ठीक है। अब हमारे पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड टॉप प्रोटीन होती है, लेकिन अगर ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड हो जाएगी, मतलब इसके साथ बहुत ज़्यादा फॉस्फेट्स अटैच हो जाएंगे, तो उसकी वजह से ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे सेल्स के अंदर, जिसको हम देंगे नाम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ठीक है, ये टैंगल्स बना देंगे। इसके अलावा जो होता है लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मायनेरेट, ये आपको दिखाया हुआ है न्यूक्लियस बेसिलस, ठीक है, इसके अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ में इसका भी लॉस हो जाता है। डायग्नोसिस हम करते हैं क्लिनिकली, पेशेंट को देखते हैं और इसके अलावा पैथोलॉजिकली हम देखते हैं, ठीक है, और मतलब इस तरह से हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ को, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्जाइमर्स डिजीज़। सबसे पहले याद होना चाहिए कि कॉर्टेक्स में डीजनरेशन होती है, क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, जैसे ही कॉर्टेक्स सारा इन्वॉल्व होगा क्या क्या आएंगे, इसके अलावा किन पेशेंट्स में इसका रिस्क ज़्यादा होता है, फेमिलियल और स्पोरेडिक केसेस कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने याद रखना है कि गायराई और सल्काई को क्या होता है और वेंट्रिकल्स को क्या होता है। इसके अलावा न्यूराइटिक प्लेक्स और हमारे टेंगल्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि डायग्नोसिस हम ये क्या करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया मींस दैट के पेशेंट को हाइपरटेंशन थी, एथेरोस्क्लेरोसिस या वैस्कुलाइटिस का केस था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर मल्टीफोकल मतलब जगह जगह पर क्या होता है इन्फाक्शन हो जाती है और उसकी वजह से इंजरी हो जाती है, ठीक है। मतलब इन पेशेंट्स के अंदर जो है ना, अब ये तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस हाइपरटेंशन जो है ये सिर्फ हमारे हार्ट को ख़राब नहीं करते बल्कि ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत इंजरियस होते हैं, ठीक है। तो डिमेंशिया का जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो यही है कि वैस्कुलर डिमेंशिया के इन पेशेंट्स के अंदर डिमेंशिया के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पिक डिजीज़, ठीक है। पिक डिजीज़ के नाम से आपको ये बात याद होनी चाहिए कि पिक मींस पिक अप द फ्रंटल एंड टेम्पोरल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब पीछे जो अल्जाइमर्स था वो पूरे के पूरे कॉर्टेक्स को डीजनरेट कर रहा था, यहाँ पे पिक डिजीज़ ने जो है क्या करना है, फ्रंटल और टेम्पोरल कॉर्टेक्स को डीजनरेट करना है जस्ट, और जो हमारे पेराइटल ऑक्सीपिटल लोब्स हैं उनको कुछ भी नहीं होगा इसमें,
ठीक है। इस पे क्या होता है कि टॉप प्रोटीन जो होती है ना वो उसके राउंड एग्रीगेट्स बन जाते हैं कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के अंदर। जस्ट पीछे हमने देखा था अल्जाइमर्स, उसमें भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ टॉप प्रोटीन एसोसिएटेड होती है ना, उसकी हाइपरफॉस्फोरिलेशन हो रही थी। अब यहाँ पे पिक बॉडीज़ बन जाती हैं जो कि एक्चुअली क्या होते हैं कि टॉप प्रोटीन की राउंड एग्रीगेट्स बन जाते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, और इस तरह से वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हमारे जो है वो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से लैंग्वेज सिस्टम लैंग्वेज जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, और फ्रंटल अगर लोब इन्वॉल्व होता है तो ऑब्वियसली बिहेवियरल चेंजेस आएंगे पेशेंट्स को, और अल्टीमेटली उसको डिमेंशिया हो जाएगा। So here is the picture showing that the Pick's disease actually involves your frontal lobe and temporal lobe and presenting those symptoms। ठीक है। उसके बाद we have the Parkinson disease, ठीक है, which is important, हम इसको रॉबिन से भी देखेंगे। here is actually the Parkinson disease में आपने पढ़ा होगा कि डीजेनरेशन होती है ऑफ द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो कि सब्सटेंशिया नाइग्रा में होते हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स जो होता है हमारा वो मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और उसके साथ हमारा सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये हेल्प करते हैं ताकि हमारी जो मूवमेंट है मसल्स की वो स्मूथ हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जो है लिमिटेड मूवमेंट हो, ये नहीं है कि मूवमेंट जो है वो एक्सेस हो रही है या मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बेसल गैंग्लिया जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। अब ये जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है इसमें एक्चुअली जो पाथवे ख़राब होता है वो होता है डोपामिनर्जिक पाथवे। ठीक है। अब ये पिक्चर देखें कि इसमें हमारा जो है ना बेसल गैंग्लिया, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है टू योर सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है। और इनके दरमियान में डोपामिनर्जिक पाथवे होता है कि डोपामीन जो है ना ये रिलीज़ होता है और हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है नॉर्मली। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है पार्किंसंस में कि ये जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं इनका लॉस हो जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर, मतलब सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी। ठीक है। अब हमने देखा था कि जब बेसल गैंग्लिया की डीजेनरेशन होती है, उस पाथवे की डीजेनरेशन होती है, तो उसकी वजह से मूवमेंट डिसऑर्डर्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर पेशेंट को मसला होगा कि वो अपनी मूवमेंट किस तरह से जो है वो स्टार्ट करे। तो कॉमन डिसऑर्डर जो है ये हमारे एजिंग की वजह से होता है, और मतलब ये कि एजिंग जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये वाला ये जो डिसऑर्डर होता है ये बढ़ जाता है। इसका इतना कॉज नहीं पता। ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो कहते हैं कि कुछ ड्रग्स होती हैं लाइक MPTP, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि MPTP के एक्सपोजर की वजह से मोस्टली जो है ना ये देखा गया है। ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ MPTP की वजह से। और इसके बाद में बताया हुआ है कि क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं। इन्होंने निमोनिक बताया हुआ है, ट्रैप। ठीक है। ट्रैप मींस इसमें ट्रेमर होगा सबसे पहले तो। ठीक है। ट्रेमर होगा। ट्रेमर ऐसा होगा कि रेस्ट ऐसे पेशेंट ने हाथ रखा होगा रेस्ट पे, ठीक है, उसके ऊपर हम कोई पिल रखते हैं तो उसका हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा होगा रेस्ट पे, ट्रेमर्स हो रहे होंगे। इसको हम कहते हैं पिल रोलिंग ट्रेमर्स होंगे। और जैसे ही पेशेंट हाथ अपना मूव करना शुरू करता है तो वो ट्रेमर्स ख़त्म हो जाते हैं। रिजिडिटी होती है, कॉगविल रिजिडिटी होती है एक्सट्रीमिटीज़ में। इसके अलावा एकानेजिया, ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं होगी, ब्रेडी कानेजिया होगा। और पेशेंट का जो फेस होगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही तो एक्सप्रेशन लेस फेस होगा। इसके अलावा P4 उसका जो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी। सो देयर आर स्ट्रैप, ठीक है, जिसमें ट्रेमर्स होंगे, रिजिडिटी होगी। इसके अलावा क्या होगा, एकानेजिया होगा, एंड देन लास्टली जो है वो पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होगी। ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द पार्किंसंस डिसीज़। उसके बाद हिस्टोलॉजी में अगर हम देखते हैं इन पेशेंट्स के, तो हमारे जो इनके जो सब्सटेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स होते हैं पिगमेंटेड, वो ख़त्म हो गए होते हैं। ठीक है। और हमें जो है ना अल्फ़ा साइनुक्लिन जो है लेवी बॉडीज़ नज़र आती हैं अफेक्टेड न्यूरॉन्स में। ठीक है। अफेक्टेड न्यूरॉन्स में हमें लेवी बॉडीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं, अल्फ़ा साइनुक्लिन जिनको हम कहते हैं इयोजिनोफिलिक इंक्लुएंस। ठीक है। और डिमेंशिया जो है इसका कॉमन फीचर होता है। ठीक है। पेशेंट को जो है वो भूलने की बीमारी हो जाती है। एंड अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया जो है इसका मतलब होता है कि लेविड बॉडी डिमेंशिया है, जिसमें हमारे डिमेंशिया होता है, साथ साथ हेलुसिनेशंस होते हैं और पार्किंसनिज्म फीचर्स होते हैं। ठीक है। और हिस्टोलॉजी में हमें कॉर्टिकल लेवी बॉडीज़ नज़र आती हैं। सो हेयर इज़ अ पेशेंट शोइंग द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन। शफलिंग गेट होगा इसका, मास्क लाइक फेस होगा, पिन रोलिंग ट्रेमर्स होंगे एंड ऑल दैट। ठीक है। और एकानेसिया, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इस फिगर में आपको लेवी बॉडी दिखाई हुई है, इयोजिनोफिलिक अल्फ़ा साइनुक्लिन प्रोटीन आपको दिखाई हुई है। ठीक है। ये लेवी बॉडी है, इसमें इयोजिनोफिलिक इंक्लुएंस बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द हंटिंगटन डिजीज़।
हंटिंगटन डिजीज़ जो होती है इसमें भी एक्चुअली हमारा बेसल गैंग्लिया जो होता है उसका कोडेट न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। उसके जो गाबर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो गाबा रिलीज़ कर रहे होते हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। और यू नो दैट जो गाबा न्यूरॉन्स होते हैं ना ये इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है ना हमारी मूवमेंट को लिमिटेड करना होता है और एक्सेसिव मूवमेंट को जो है ना वो कंट्रोल करना होता है। अब खुद सोचें जब ये गाबर्जिक न्यूरॉन्स ख़राब हो जाएंगे तो एक्सेसिव न्यूरॉन्स जो हैं उनको इनहिबिट करने वाला कोई सिग्नल नहीं होगा, तो एक्सेसिव मूवमेंट होती रहेगी ना। तो बेसल गैंग्लिया में जब ये फाइबर्स ख़राब हो जाती है तो उसकी जैसे हंटिंगटन डिजीज़ होती है। यू नो दैट इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस होती हैं जिसमें CAG रिपीट्स होते हैं बार बार, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड रिपीट्स होते हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर क्रोमोसोम नंबर 4 पे होता है। अब इन्होंने बताया हुआ फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द रिपीट्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस लीड्स टू एंटिसिपेशन। इट मीन्स दैट कि अगर कोई बूढ़ा बंदा है, ठीक है, उसके अंदर हंटिंगटन डिजीज़ है, ठीक है, उसके अंदर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स थे CAG फॉर एग्जांपल 100 रिपीट्स थे। अब उसका जो बच्चा होगा ना, ठीक है, उसके अंदर जो है ना CAG रिपीट्स और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो 100 थे तो फॉर एग्जांपल तो अब 200 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हंटिंगटन डिजीज़ जो है वो बुढ़ापे में जाके नहीं होगी उसके बच्चे के अंदर, उसके अंदर आ जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो मिडल एज में आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसका आगे से बच्चा हो गया, अब उसके अंदर क्या होगा, CAG रिपीट्स और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। जब और ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी जैसे क्या होगा कि अब उस बच्चे को बचपन के अंदर ही हंटिंगटन डिजीज़ की जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब पेशेंट के अंदर ऑब्वियसली क्या है, कोडिया होगा, जो एक्सेसिवली मूवमेंट्स होंगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, और बाद में उसको डिमेंशिया हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और टिपिकली जो एवरेज एज होती है 40 ईयर्स में ही होता है। और इन पेशेंट्स के अंदर जो है ना इतना डिप्रेशन होता है, इतना डिप्रेशन होता है कि वो लोग जो है वो सुसाइड करके ही मर जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में। सो बाकी का इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।